तो हेलो स्टूडेंट्स। टुडे भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 2024 के पीवाईक्यू, सॉरी 2025 के पीवाईक्यू फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ 2025 के जितना भी तुम्हारा जनवरी सेशन में और जितना भी आप लोगों का अप्रैल में क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, जिससे तुम्हारी रिवीजन बहुत अच्छी हो पाएगी। तो हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 2025 और 2024 के ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ एवरी चैप्टर हम कवर करेंगे। और आई थिंक तुम्हारे जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं करी है, वो इस प्रिपरेशन में अपना अच्छे से कर पाएंगे अगर इस सीरीज को कंप्लीटली देख लेते हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मास m चार्ज q एंड लेंथ l इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, यानी ई नॉट आई कैप। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमें गिवन है। यहाँ पर आप एक डाइपोल को रखते हो और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सीधा सा सवाल बनता है कि डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर उसका ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड क्या बनता है। तो हम जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डाइपोल डिवाइडेड बाय P इज द डाइपोल मोमेंट, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फॉर्मूले में बस आपको क्या करना है, I और P की वैल्यू रखनी है। तो P आपका डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट का अपना फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू उनके बीच में डिस्टेंस। देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, डाइपोल की लेंथ L दी हुई है, तो यानी तुम्हारा P का वैल्यू तो हो गया चार्ज इनटू लेंथ। ठीक है, अब हमें इनर्शिया चाहिए होगा डाइपोल का। तो इनर्शिया कैसे निकालोगे कि अगर हमारा डाइपोल किसी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तभी वो ऑसिलेट करता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से निकाल सकते हैं अबाउट इट सेंटर। ठीक है, अबाउट सेंटर के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। सपोज इसका मास m है, इसका मास m है, तो सेंटर के अबाउट ये जो डिस्टेंस है ये L/2 हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस भी L/2 हो जाएगी। तो इनर्शिया आप लिखोगे, दोनों का लिखोगे, तो इसका m L² बाय 4 प्लस दूसरे वाले मास का, क्योंकि मास दोनों का सेम सेम रहेगा बिकॉज सेम चार्जेस होते हैं, इसका भी mL²/4। तो यहाँ से मेरे पास इनर्शिया कितना आया देखो आप लोग, 2mL²/4, और इसको आप लिख सकते हो mL²/2। तो ये वैल्यूज बस सीधा सीधा आपको इस क्वेश्चन में रखनी थी, 2πmL²/2। तुम्हारा P का फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो चार्ज इंटू L। इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज ई नॉट दी हुई है, तो ये एक्स एक्सिस में डायरेक्ट आप ई नॉट लिख सकते हो। एक L से L आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे जो आंसर यहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1, करेक्ट। तो यहाँ से अपना ओ एक सेकंड, 1/2 पाई नहीं, 2 पाई है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। T = 2 पाई अंडर रूट ml/2 q t। तो ये डायरेक्ट तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था 2024। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग है, इजी क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें मैच करने हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज दी हुई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो पहला कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यानी फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो यानी यहाँ पर हम शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, शेल की बात कर रहे हो जिसकी तुम्हें रेडियस दी हुई है r, यानी इस शेल की क्या रेडियस r दी हुई है, और यहाँ पर इसके पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इसकी दी हुई है तुम्हें सिग्मा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एट ए डिस्टेंस r विच इज ग्रेटर देन 0 फ्रॉम ए यूनिफॉर्म ऑफ रेडियस r। मतलब इन सॉरी ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पूछ रहा है। तो देखो सरफेस के अंदर हमें पता है कि अगर हमारे पास शेल है तो शेल का चार्ज जो रहेगा उसके सरफेस पे रिसाइड करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी हो जाएगी, ई इनसाइड की बात कर रहा है, तो ई इनसाइड यहाँ पे डायरेक्टली 0 हो जाती है। तो ए का तुम्हें ऑप्शन डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि ए का तो थर्ड है, और आई थिंक इन्होंने बहुत इजी रखा है, एक ही ऑप्शन से तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ए का थर्ड। बट आइए हम आगे भी एक बार देख लेते हैं। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इनफाइनाइट प्लेन शीट का भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमें हम याद करके जाते हैं, ये नहीं हम बैठ के डिराइव करोगे। तो इसका क्या होता है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तो बी का ऑप्शन नंबर सेकंड है जो यहाँ पर भी दिया हुआ है, बी का सेकंड। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेट पैरेलल शीट विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट है तो उनके बीच में चार्ज डेंसिटी हो जाती है सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेन पैरेलल शीट्स हैं,
इसकी यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। यहाँ पर इसकी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। अगर तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इन दोनों की वजह से कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन विच इज योर सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो डी का ऑप्शन नंबर, सी का, डी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। यहाँ से डायरेक्ट तुम सी का फर्स्ट लगा सकते हो, ठीक है। थर्ड वाला केस जो है वो तुम्हारा है स्फेरिकल शेल का, जिसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और रेडियस आर है। वो तुमसे किसी डिस्टेंस आर यानी आउटसाइड पे बात कर रहा है, तो आउटसाइड पे भी हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी शेल के। सपोज करो मेरे पास ये शेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और इस पे चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है, और सपोज करो कि मेरे को किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जिसका सेंटर से जो दूरी दिया हुआ है आर दिया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है के कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना, चार्ज के फॉर्म में। बट यहाँ पर चार्ज के फॉर्म में नहीं निकाल सकते क्योंकि सिग्मा गिवन है, तो आपको सिग्मा के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से तुम्हारे पास चार्ज का फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा इंटू ए। और तुम्हारे पास शेल का एरिया कितना होता है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप इस इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ से तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड फटाक से निकल आएगी। के को भी ओपन कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, क्यू की वैल्यू रख दो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल आर है, तो यहाँ पर आप इसको स्मॉल आर लिख लीजिए, ठीक है। डिस्टेंस हम ये वाला लेंगे सेंटर से लेके पी तक। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो दिस विल कम्स आउट सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो सीधा सीधा अपना ऑप्शन नंबर यहाँ से बनता है 4। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। अगर सब नहीं आते थे इसमें से चारों में से अगर तुम्हें कोई एक भी पता होता तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि फॉर्मूला भी आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक पॉइंट चार्ज है जो एक पॉइंट चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करता है ऑफ दिस अमाउंट, पास कर रहा है एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से जिसका तुम्हें गॉसियन सरफेस का रेडियस दिया हुआ है, सेंटर्ड ऑन द चार्ज, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज इज, तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास कोई एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और उसके सेंटर पे कोई भी चार्ज रखा हुआ है, तो उससे निकलने वाला जो मेरा फ्लक्स का वैल्यू होता है वो होगा क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट फ्लक्स की वैल्यू दे दी -2 इंटू 10⁴। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो, उसकी वैल्यू भी तुम्हें पेपर में ऑलरेडी दे दी है यहाँ पे, 10⁻⁻12 इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज। तो ये मेरे पास सीधे सीधे चार्ज की वैल्यू आ जाएगी विच विल कम्स आउट। यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास निकल के आएगा टर्म -17.7 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो ऑप्शन नंबर 4। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। लेट्स चेक दिस क्वेश्चन। डाइपोल के क्वेश्चंस काफी देखने को मिले हैं 2025 में। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट a distance 2 centimeter from the infinite plane sheet having a positive charge density sigma। तो देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास यहाँ पर डाइपोल रखा हुआ है और यहाँ पर एक शीट है। तो शीट है तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कैसा बिहेवियर शो करता है। देखो ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे डिस्टेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, तो बिल्कुल ये तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर जब डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, करेक्ट। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, बिल्कुल है, और ये डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में रखा है, तो ये कौन सा कंडीशन है, जब डाइपोल मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो अगर आप यहाँ से डाइपोल अगर स्टेबल कंडीशन में होता है यानी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है हमारी मिनिमम, करेक्ट। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनता है -PE cos थीटा, और टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा मेरा PE sin थीटा। तो यहाँ से आप देख लो क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क बोथ आर मैक्सिमम। यहाँ पे आपके पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो टॉर्क तो मैक्सिमम नहीं है, गलत हो गया। थर्ड, टॉर्क ऑन द डाइपोल इज 0, टॉर्क ठीक है, टॉर्क 0 है, बट नेट फोर्स दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, नेट फोर्स भी 0 रहेगा जब भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है। सेकेंड कह रहा है टॉर्क ऑन द डाइपोल इज 0, बात सही है, टॉर्क 0 है, बट नेट फोर्स फिर से यहाँ पे गलत कर दिया, नेट फोर्स 0 रहेगा। फोर्थ, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। यस, जब आप कॉस थीटा 0 रखोगे तो यहां से तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकल के आएगी -P ऑफ E।
विच इज मिनिमम वैल्यू। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, और टॉर्क भी तुम्हारा यहाँ पे 0 है। तो इजी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं 2024 में, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो कि एक पार्टिकल है जिसका मास m और चार्ज q, इसको वन एंड से हमने एक धागे से बांध के रखा हुआ है। धागा मतलब मासलेस स्ट्रिंग है, जिसकी इक्विलिब्रियम लेंथ आपको L दी हुई है। इक्विलिब्रियम लेंथ आपको L दी हुई है, और आपने एक एंड से पकड़ के इसको बांधा हुआ है O से, ठीक है। द होल सिस्टम इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रखा हुआ है। यहाँ पर एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपको एग्जाम में थ्रू द डायग्राम दी हुई है। तो ये कह रहे हैं कि इनिशियली रेस्ट पे है, तो बताओ जब जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करोगे, तो आपका जब ये चार्ज पार्टिकल है अलोंग द एक्सिस जाएगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर ऐसे एक्ट करेगी इस पार्टिकल पे, क्योंकि इसके पास चार्ज क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो कहीं यहाँ आएगा। तो इस पॉइंट पे पूछा है कि इस पॉइंट पे इस चार्ज पार्टिकल के पास क्या वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे सीधा आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास इनिशियली काइनेट वेलोसिटी इसके पास 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियली 0 है तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो नेट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से यहाँ पर कितना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू रखो। एफ किसके बराबर होगा, क्यू ई के बराबर। बात सारी आगे फंसी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या लें। तो देखो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर सारा अगर ये निकाल लेते तो यहाँ पे तुम्हारा सवाल आराम से बन जाता। अगर ये डिस्टेंस मेरे पास एल है बेटा, तो इनिशियली ये इतना है, फाइनली ये यहाँ पर आगे चलेगा, ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, एल कॉस 60 डिग्री। ये कितनी हो गई, एल कॉस 60 डिग्री। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे पार्टिकल की तो सिर्फ इतनी हुई ना, दिस विल बी योर नेट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे वो क्या रखोगे, एल माइनस एल कॉस 60 डिग्री। एल माइनस एल कॉस 60, तो एल कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो ये तुम्हारा एल बाई टू हो जाएगा यहाँ से। एल बाई टू इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी की तुम्हारे पास वैल्यू जो बनती है डायरेक्ट, टू वहां पे लेके जाओ, 2 q e L/2। ओके, मास भी है तो मास अपॉन में आ जाएगा एम, और शायद 2 से 2 कट गया, तो QeL/m। और ऑप्शन नंबर सेकंड मिल गई और करेक्ट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर बस वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना था, ठीक है। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डाइपोल से क्वेश्चन देखने को मिला है। डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, इस प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, डायरेक्ट लिख सकते हो 10 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट पी डायरेक्ट लिख सकते हो 6 × 10⁻⁻⁶ डाइपोल मोमेंट इनिशियली इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इनिशियली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। यानी एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 0 डिग्री। अब ये कह रहा है कि वर्क दैट नीड्स टू बी डन ऑन द डाइपोल टू मेक इट अपोजिट टू द फील्ड। अपोजिट टू द फील्ड का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फाइनली तुम्हारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा, फाइनल एंगल वो बनेगा 180 डिग्री, और इनिशियली एंगल जो है वो 0 डिग्री गिवन है। तो यहाँ से देखो वर्क का फॉर्मूला मेरे पास क्या आता है, वर्क डन का फॉर्मूला हम लिखते हैं चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में। तो यहाँ पर वर्क डन आप लिख सकते हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो डाइपोल को अपने डायरेक्शन के अलोंग लेके आना चाहती है। अगर आप वर्क डन कर रहे हो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स ये एक्सटर्नल वर्क डन ही होगा। तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हो, ये वर्क डन एक्सटर्नल भी है, ठीक है। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा। तो फाइनली आप क्या लेके गए माइनस, फिर लिखोगे माइनस पीई कॉस थीटा इनिशियल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द साइन लिखना है कॉस थीटा फाइनल, ये मेरा प्लस हो जाएगा पीई कॉस थीटा इनिशियल। तो कॉस थीटा फाइनल मेरा 180 डिग्री है, तो ये मेरा पीई हो जाएगा, और फिर ये पीई हो जाएगा। तो मेरा यहाँ से क्या वैल्यू आया, 2 टाइम्स ऑफ पीई। तो वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो आप, 2 ×
डायपोल मोमेंट की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, ठीक है। तो देख लो, इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁻+6 दी हुई है, तो आई थिंक डायरेक्ट आंसर तुम्हारा ये 12 जूल आ गया है, ठीक है, विदाउट एनी इशू। बट यहाँ पर डायरेक्शंस का और साइन का याद रखना, ठीक है, कि हम साइन ढंग से लगाएं। That's it. अगर ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता तो ये वाली वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाती, ये चीज याद रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव फील्ड होगा तो ये माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, और एक्सटर्नल के में हम प्लस वाला साइन लगाते हैं। नाउ अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, हर टीचर शायद क्लास में मिलता जुलता ये क्वेश्चन कराता ही है। एक स्क्वायर लूप है जिसका साइड दिया हुआ है हेल्ड नॉर्मली इन फ्रंट ऑफ ए पॉइंट चार्ज क्यू। एक प्लेट के ऊपर यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, तो पूछ रहा है कि इस शेडेड पोर्शन पोर्शन से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि मेरे पास यहाँ पर ये एक प्लेट है, और इस प्लेट के जस्ट ऊपर मैंने यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। दिस विल बी योर चार्ज क्यू। अब देखो, अगर ये चार्ज रखा हुआ है तो चार्ज को, अगर मुझे गॉस लॉ लगाना है तो मेरे को इस चार्ज को इनक्लोज्ड करना पड़ेगा। तो इनक्लोज्ड करने के लिए सिंपल सी बात है, अगर एक प्लेट रखी हुई है तो 6 प्लेट बराबर में लगा दूं ऊपर नीचे, तो एक क्यूब बना दूं, तो मेरे पास मैं इस चार्ज को क्लोज्ड कर सकती हूँ। तो यहाँ पर इसको क्या बनाओ, एक क्यूब बनाओ, और इस क्यूब में इस चार्ज को इनक्लोज्ड करो, ठीक है। कितना एरिया है, कितनी ए साइड है ना इस स्क्वायर की, ए साइड की ये शीट है, तो ए साइड की 6 शीट लगा दो, एक ऊपर, वो साइड, एक आगे और एक पीछे, ठीक है। तो कितना फ्लक्स पास आउट होगा, या चार्ज इन फ्लक्स कितना पास होगा, फ्लक्स इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो ये जो फ्लक्स आया है ये आया है क्यूब से, ठीक है। अब यही क्यूब किससे मिलके बना है, यही क्यूब मिलके बना है मेरा 6 सरफेसिस से। तो आप ये भी लिख सकते हो कि 6 सरफेसिस से कितना बना, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस से कितना हो जाएगा, सॉरी, 6 सरफेस से Q/एप्सिलॉन नॉट, और एक सरफेस से कितना हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन, ठीक है। ओके, ये मेरा एक प्लेट से आ गया, लेकिन पूछा तो मेरे से शेडेड पोर्शन से है। तो शेडेड पोर्शन में देखो मैं क्या करती हूँ, इस एक प्लेट के सरफेस को 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कि एक सरफेस, यानी ये मिलके बना है मेरा 4 पोर्शन से, तो 4 पोर्शन के बराबर ये Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और फिर मैं अगर यहाँ से एक पोर्शन का निकालना चाहूँ तो फटाफट निकाल सकते हैं कि एक पोर्शन से कितना पास कर रहा है, Q/24 एप्सिलॉन। तो यानी मेरे पास एक पोर्शन का तो आ गया। अब देखो, 2 पोर्शन का निकालने के लिए आराम से निकाल लोगे तुम, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 पोर्शन का आसानी से आ जाएगा। बट यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर एक और हाफ पोर्शन, तो अब एक पोर्शन का हाफ और निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आप हाफ पोर्शन और निकालो, तो बेटा हाफ पोर्शन का कितना बना, Q/48 एप्सिलॉन। बस सिमिट्री करनी है, पहले एक क्यूब से बनाया तुमने, एक क्यूब किससे कितना आया, चार्ज Q/एप्सिलॉन नॉट। वो क्यूब किससे मिलके बना था, ऐसी 6 सरफेस से, तो उन 6 सरफेस से Q/एप्सिलॉन नॉट आया। एक सरफेस का निकालो, अब उस एक सरफेस को 4 बराबर पोर्शन में बांटो, तो फिर वहां से एक पोर्शन का निकालो, फिर उस एक पोर्शन का आधा करो, तो कितना आया, Q/48 एप्सिलॉन नॉट। तो अब तुमसे जो पूछा गया है फ्लक्स, जो तुमसे फ्लक्स पूछा गया है उसमें तुम्हें 2 पोर्शन प्लस हाफ पोर्शन का पूछा गया है, करेक्ट। तो 2 पोर्शन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक पोर्शन का जो था उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और हाफ पोर्शन का था Q/48 एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहां से जब तुम इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो हाउ आंसर यू विल गेट, कितना आंसर मिलेगा तुम्हें, आपको यहां से मिलेगा 5Q, देखो, /12 एप्सिलॉन, ठीक है। पी की वैल्यू यहाँ पे सीधा सीधा तुम्हारी 12 आ जाए, बताओ सही है। तो सीधा तुम्हें यहाँ पर क्या करना था, सिमेट्री बनानी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सिमेट्री बना लो, पोर्शंस में डिवाइड करते चले जाओ। मैंने इस एक सरफेस को 4 में डिवाइड किया, फिर 4 से आपने एक पोर्शन का निकाला, एक से आप आधे का निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से वी विल सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट, a small uncharged conducting sphere is placed in contact with an identical sphere but having charge, and then removed to a distance such that the force of repulsion between them is this.
देन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज व्हाट। तो डिस्टेंस पूछा है। ओके, लेट्स चेक आउट। तो कह रहा है कि दो अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, सॉरी एक अनचार्ज है और एक चार्ज है, उन दोनों को हम क्या करते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं। सिमिलर, आइडेंटिकल है ये। आइडेंटिकल का मतलब है अगर इसके पास भी रेडियस आर है तो इसके पास भी सेम रेडियस होगी। इसमें से एक के पास चार्ज दे दिया कितना, 4 × 10⁻⁸ कूलम, ये इसके पास चार्ज है। ठीक है, तो देखो अगर कांटेक्ट में रखा है तो देयर मस्ट बी सम ट्रांसफर ऑफ चार्ज। फर्स्ट वाले पे भी कुछ ना कुछ हमारा चार्ज ट्रांसफर होगा। तो कितना चार्ज ट्रांसफर होता है, देखो ये निकालते हैं हम इस मेथड से कि मान लो इसके पास इनिशियल चार्ज Q1 है जो कि 0 है, इसके पास इनिशियल चार्ज Q2 है जो हमने लिखा हुआ है, फाइनल चार्ज इसके पास आता है फर्स्ट वाले स्फीयर पे Q1 डैश, सेकेंड वाले स्फीयर पे फाइनल चार्ज आता है Q2 डैश। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, जो फाइनल चार्ज आता है Q1 डैश वो प्रोपोर्शनल होता है उसके खुद के स्फीयर के रेडियस के। तो सपोज करो अगर यहाँ पे रेडियस R1 और R2 है, अलग अलग मैं बता रही हूँ अभी सॉल्व करने के लिए, तो ये R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। सिमिलरली Q2 डैश अगर निकालना होता तो जो सेकेंड स्फीयर है, सेकेंड स्फीयर की ही रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा, यानी R2/R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है निकालने का। तो अब अकॉर्डिंग टू अवर गिवन कंडीशन हम Q1 डैश निकालते हैं, यानी मेरे पहले स्फीयर पे चार्ज कितना आया, तो इसका रेडियस देखो बराबर है अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन, R1 और R2 जो है R के बराबर है। तो यहाँ पे लिखोगे R/2R, और टोटल चार्ज देख पा रहे हो पहले के ऊपर चार्ज नहीं है, तो ये मेरे पास टोटल चार्ज ही इतना है। ठीक है, R से R चला गया तो Q1 डैश के ऊपर कितना चार्ज आया, 2 × 10⁻⁻8। तो अगर Q1 पे इतना चार्ज है तो सिंपल सी बात दिख रही है कि Q2 डैश पे भी इतना ही चार्ज आया होगा, क्योंकि टोटल चार्ज 2 था, × 10⁻⁸ तो 2 उस पर चला गया तो 2 सेकंड वाले स्फीयर पे बच गया। हो गया सवाल। अब आप यहाँ से कूलम्ब्स लॉ यूज कर सकते हो। ठीक है, तो F = K Q1 Q2/R²। इन्होंने आपको फोर्स की वैल्यू भी दे दी है कि रिपल्शन जो होगा 9 × 10⁻³ होगा। के की वैल्यू आप रख लो 9 × 10⁻⁹। चार्ज देखो कितना हो गया, 2 × 10⁻⁸। दोबारा ये वैल्यू रखो 2 × 10⁻⁸ अपॉन R, यही R आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये 2 × 2 = 4, 8 × 8 = 16, R² यहाँ लिख सकते हो। तो 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ये यहाँ से, -7 है, और ये -3 ऊपर चला जाएगा +3 में, तो ये हुआ 4 × 10⁻⁴। ठीक है, तो R की वैल्यू बेटा यहाँ से तुम्हारी बनेगी, R स्केयर है ये, और R निकल के आएगा तुम्हारा 2 × 10⁻⁻², यानी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। ऐसे इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आई होप तुम सब लोग कर ही लोगे। ठीक है, अगेन पोटेंशियल एनर्जी का, आई थिंक जेई का पोटेंशियल एनर्जी फेवरेट हो गया है। तो दो चार्ज रखे हुए हैं, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, एप्सिलॉन की वैल्यू दे दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछी है इस कॉन्फ़िगरेशन की। मुझे नहीं लगता कि पोटेंशियल एनर्जी पे इससे आसान सवाल कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या कहा है, दो चार्ज रखे हुए हैं, मान लेते हैं मैं यहाँ पर ओरिजिन बना देती हूँ, तो ये मेरा -7 होगा और ये +7 होगा। यहाँ पे 7 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे -4 माइक्रो कूलम चार्ज रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ से साफ साफ पता है मेरे को, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2/R। करेक्ट, तो के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना है देखो, 7 × 10⁻⁻6। दूसरा चार्ज 4 × 10⁻⁻6, माइनस चार्ज है तो यहाँ पर माइनस भी लगाओगे। ठीक है, इनके बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, देखो ये 7 और ये 7, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस आया है वो आया है 14। ठीक है, 14 आई है वैल्यू। तो ये 7 2 से और ये 2 2 से, तो यहाँ पे आया आपके पास 9 2 जा 18। तो मुझे लग रहा है 18 के आसपास कुछ आंसर बनेगा। 10⁻⁶ 12 और ये 9,
तो ये -3 है ना। अच्छा सॉरी, देखो दिस वन इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर्स, यहाँ पे आर आपका सेंटीमीटर्स में है। तो बट एग्जैक्टली पता तो चल ही गया है कि आंसर 18 ही बनेगा। ठीक है, तो ज्यादा कैलकुलेशन में भी एरर नहीं आई। 14 × 10⁻⁴ इसको -2 कर लेना, यहाँ जाके 10⁻+2 हो जाएगा, तो दिस विल कम आउट -9.8। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, इजी। ओके, नेक्स्ट। अगेन ये वर्क डन वाला क्वेश्चन है जो अभी हम देख चुके हैं, जहाँ पे हमारा वर्क डन 2 टाइम्स ऑफ पीई आया। तो अगेन यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मेड टू एंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू पैरेलल एंड इक्वली बट अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो मतलब पैरेलल प्लेट्स के बीच में, जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेते हैं प्लस नेगेटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी मेरी ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, इनकी प्लेट्स की जो लेंथ है वो दी हुई है तुम्हें 10 सेंटीमीटर। कह रहा है इलेक्ट्रॉन इमर्ज आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन विद एन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दिस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो बेटा एक इलेक्ट्रॉन को रखती हूँ, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। यानी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो लग रहा होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन देखो, अगर इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और इन्होंने बोला है कि जब पार्टिकल बाहर जाता है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इस पर जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अपवर्ड लगेगी, तो देखो सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, दिस विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारा पार्टिकल एक्स में जो वेलोसिटी लेके आया है वो भी इतनी है 10⁻⁶। देखो जब पार्टिकल मूव करेगा तो एक्स में भी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके पास वाई में भी वेलोसिटी हो जाएगी। तो तुम्हारे पार्टिकल का जो मोशन रहेगा वो कुछ इस तरीके से मोशन आएगा। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से कुछ इस तरीके का मोशन करते हुए बाहर निकल जाएगा। तो दो तरीके की वेलोसिटी लेके निकलेगा, वीएक्स और वी वाई। वीएक्स तो वही वेलोसिटी है जिसके साथ वो एंटर किया था 10⁻⁶। वी वाई शायद तुमसे पूछा है कि वी वाई कितना होगा। तो सबसे पहले बात, वी वाई में हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं कि वी यू इनिशियल में कितना था प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो देखो यहाँ से इनिशियली मुझे पता है कि मेरे पास वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो सीधा एक्सीलरेशन इनटू टाइम से हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन कहाँ से निकाल सकते हो, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो कितना फोर्स लगाएगा, क्यू ई। और क्यू ई को आप एम ए के बराबर करोगे तो यहाँ से आपके पास एक्सप्रेशन निकल के आएगी क्यू ई/एम। चार्ज की वैल्यू रख लो, गिवन है ये लो 1.6। मास की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट ऑल्सो बी गिवन, यस 9.1 वोल्ट। देखो ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर लेना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो बनेगा 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²2। ठीक है, यानी 910 वोल्ट पर मीटर बनेगा। तो ये वैल्यू चेंज कर लेना, एक्सीलरेशन आ गया। तो दूसरी जो जरूरत है वो है समय की, कि टाइम कैसे निकालें। देखो टाइम के लिए क्या करो, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ। कौन सा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी हमारे पास एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन नहीं है। तो कितना डिस्टेंस कवर करा है, 10 सेंटीमीटर का, तो मैं इसको 0.1 लिख लेती हूँ इन मीटर्स। कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, तो 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहाँ से आपके पास टाइम आ गया कितना, टाइम आपके पास यहाँ से आएगा 10⁻⁻7 है ना, 10⁻⁻, yes -7 सेकेंड। Just you have to put all the values and keep this in equation 1। एक्सेलरेशन की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, सारी इक्वेशंस में आप वैल्यू रख सकते हो। और यहाँ से तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा आपका 16 × 10⁻⁴मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास इसके दो ऑप्शन है, या तो थर्ड ऑप्शन है या फोर्थ। अगर तुमने कहीं ना कहीं टेंस की पावर में गड़बड़ कर दी तो तुम यहाँ पर फंस जाओगे। तो यहाँ पर जो सारा जोल था वो था ये वोल्ट पर सेंटीमीटर का।
ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर वाला तुम्हें यहाँ पे देखना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ से सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले को कैसे करोगे, ये भी तुम्हारा गॉस लॉ के ऊपर ही है ना, गॉसियन सरफेस के ऊपर फ्लक्स निकालनी है। तो देखो क्या कहा है, एक लाइन चार्ज है जिसकी लेंथ a/2 दे रखी है, इज कीप्ड एट द सेंटर ऑफ एच पी सी। ठीक है, जिसका क्यू, ये रहा, मतलब यहाँ पर ये एक लाइन चार्ज एलिमेंट है जिसका लेंथ आपको a/2 दिया हुआ है, और चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा कूलम्ब पर यूनिट लेंथ दी हुई है। इसको आप एक क्यूब में रखते हो, जिस क्यूब की जो आपको एज लेंथ दी हुई है वो एक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो पहली बात तो हम यहाँ ये देखते हैं कि मेरे को इस लाइन चार्ज को इनक्लोज करना पड़ेगा। करेक्ट, इस लाइन चार्ज को इनक्लोज करने के लिए क्या कर सकते हो आप, देखो, इस लाइन चार्ज को इनक्लोज करने के लिए ये अभी आपको इस क्यूब के एज पे रखा हुआ है किसी एक पे। तो सबसे पहले आपको एक क्यूब तो इसके सामने लगाना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड फ्लक्स ऐसे निकल रही होंगी ना, फील्ड लाइंस ऐसे, और एक ये आपके ऐसे सामने भी आ रही होंगी, तो एक तो इन दोनों क्यूब को सामने ऐसे जोड़ना पड़ेगा, और ऐसे ही दो क्यूब कहाँ लगाने पड़ेंगे, आपको नीचे की तरफ लगाने पड़ेंगे। टोटल यानी मुझे 4 क्यूब की जरूरत है इस लाइन चार्ज को इनक्लोज करने के लिए। समझ में आया ना, एक तो ऐसे क्यूब बनेगा, एक ऐसे, और दो जस्ट इनके नीचे। ऐसे समझो कि ऐसे समझो कि मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, वो चार्ज, तो एक तो यहाँ लगाओगे इसके नीचे, और एक इसके सामने लगेगा, ये साइड में नहीं है, ये सामने लगेगा, और ऐसे ही एक नीचे वाले के सामने लगेगा, तब जाके तुम्हारा ये इनक्लोज होगा। तो यानी मुझे 4 क्यूब की रिक्वायरमेंट है, 4 क्यूब मिला के मेरे चार्ज को इनक्लोज कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स आया वो आया क्यू बाय एप्सिलॉन, क्यू इनक्लोज। ठीक है, तो कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, तो यहाँ से लैम्डा से निकाल सकते हो, लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज मेरा कितना हुआ है यहाँ से, लैम्डा एल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये लेंथ देखो इसकी पूरी में तो नहीं है, ये कितनी लेंथ में है, a/2 में, तो एल को हटा के यहाँ से a/2 कर। ठीक है, यहाँ से हटा के हम इसको a/2 लिख देते हैं, तो a/2। ओके, बट इसने पूछा किससे है, इस पर्टिकुलर एरिया से, इस पर्टिकुलर से कितना पास करेगा, तो ये तो एक ही सरफेस है, तो एक ही क्यूब से कितना पास करेगा, आप अपॉन में 4 ले आओ, क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट को लैम्डा में ऐसे ही रहने दो, ये कितना हो जाएगा 8 एप्सिलॉन। सीधा सा ऑप्शन नंबर 4। सारे सिमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, बस थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। अगेन फिर से डाइपोल का क्वेश्चन, तो आप खुद देख पा रहे हो डाइपोल पकड़ लिया है जेई ने, है ना, डाइपोल के क्वेश्चन आए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डाइपोल रखा हुआ है ओरिजिन पे, भाई यहाँ पर ये छोटा सा डाइपोल रखा हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, यानी आपको ए पर दोनों वैल्यू दी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ई नॉट है, और पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो है वी नॉट। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा केस है कि जब हम किसी डाइपोल को रखते हैं, और उस, मान लो ये मेरा डाइपोल है, इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी ऐसे दी हुई है, तो ऑन द एक्सियल पॉइंट क्या वैल्यू आती है, ऑन द एक्सिस। तो ऑन द एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तुम्हें ऑन द एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यूज दे दी। तो अब कह रहा है बी पे निकालो, तो देखो बी पॉइंट तुम्हारे इस डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट है, डाइपोल के लिए ये कैसा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, और हमें पता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जो इसने पूछा है वो हो जाता है जीरो। इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल तो जीरो है, जिसकी वजह से मुझे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो थर्ड ऑप्शन और एक सेकंड ऑप्शन। पूछा ये है कि वाई पर मुझे बताओ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल मिलेगा, तो या बेटा बी पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल तो जीरो हो गया, बात रही इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मेरे पास इक्वेटोरियल पॉइंट पे आती है kp/r3, और एक्सियल पॉइंट पे आती है 2 kp/r। तो जो 2 kp/r3 है एट द पॉइंट ए, वो आपको ऑलरेडी कितनी दी हुई है, ई नॉट, यानी ए पॉइंट कैसा है आपका, ई एक्सियल पॉइंट है। करेक्ट, ई एक्सियल है, जो ई नॉट दी हुई है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर निकालना है, बट ये देखो जो ये परपेंडिकुलर वाली दूरी है ना, ये 2r है,
यानी ये आपका केपी अपॉन आर की वैल्यू 2r रखोगे तो यहाँ पे 2r का क्यूब करना पड़ेगा, विच कम्स आउट केपी बाय 8r क्यूब। 8r क्यूब, तो यहाँ से देखो जब ई नॉट की वैल्यू रख केपी बाय आर क्यूब की वैल्यू रखोगे तो केपी बाय आर क्यूब किसके बराबर आया यहाँ से E0/2, इस वाली गिवन इक्वेशन से। यहाँ पर E0/2 रखो और 8 ऑलरेडी है तो कितना आया E0/16। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी मोर करेक्ट। ठीक है, तो सेकेंड सही हो जाएगा। ओके, मूव। तो जनवरी अटेम्प्ट में इतने ही क्वेश्चन थे, तो मोस्टली डाइपोल के ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अब एक बार अप्रैल अटेम्प्ट की और देख लेते हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट में क्या आया है। हो, तो दो मेटल सरफेसेस हैं, रेडियस r और रेडियस 3r, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड देन सेपरेटेड, मतलब दो स्फेयर्स को आप टच करते हो, एक का रेडियस r एक का रेडियस 3r, तो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो सेम दी हुई है। अब क्या करते हो, द सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक मतलब दोनों का डिफरेंस तो दिया ही हुआ है कि एक के पास रेडियस r है और दूसरे के पास रेडियस 3r है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी जब आप इनको ब्रॉट करते हो कांटेक्ट में और उसके बाद चेक करते हो। तो सपोज करते हैं कि पहले सेम थी, आफ्टर इसकी सिग्मा 1 हो जाती है और इसकी सिग्मा 2। देखो जब आप इनको कांटेक्ट में लेके आओगे तो इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी तुम्हारा जो स्फेयर 1 है इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तुम्हारे स्फेयर 2 के पोटेंशियल से। तो यानी कितना लिखोगे, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ1/R इक्वल्स टू KQ2 बाय इसका रेडियस कितना है 3r। अब तुम्हें चार्ज को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखना, सिग्मा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चार्ज क्या हो सकता है, देखो चार्ज क्या लिखोगे आप, Q1 किसके बराबर है, सिग्मा इंटू एरिया। तो मान लेते हैं कि नया मेरा जो सिग्मा बना इसके ऊपर वो बना सिग्मा 1, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सिमिलरली मेरा जो नया Q2 बनेगा वो कितना बनेगा सिग्मा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई, इसका आर कितना है 3, तो 3 3 9 r स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, के सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू के, अच्छा सिग्मा 1 एंड ये सिग्मा 2। ठीक है, तो मेरे पास हमने माना कि नया चार्ज जो आया वो Q1 आया और इस पर जो नया चार्ज आया वो Q2 आया, तो वो किसके बराबर होगा, सिग्मा 1 इज द न्यू चार्ज डेंसिटी एंड सिग्मा 2 इज द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर। रेडियस चेंज नहीं हो सकती, तो यहाँ पे 4 पाई 9 r स्क्वायर अपॉन रेडियस इसका कितना है 3r। देखो यहाँ से 4 पाई के चला गया, r से r चला गया। ठीक है, 3 से ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना बचा सिग्मा 1, सिग्मा 1, और ये आप यहाँ से सिग्मा 2 को ले आओ और ये आया 3 रेशो, करेक्ट 3 रेशो। तो यानी ऑप्शन नंबर 4। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था तुम्हारा, जब कि किन्हीं भी दो स्फेयर्स को हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं या उनको टच कराते हैं तो वहां पर उनके पास पोटेंशियल सेम हो जाता है। ठीक है, अगेन इजी सा पार्ट क्वेश्चन है ये भी। नल पॉइंट जब हम जिसे बोलते हैं कि नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो देखो क्या कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है बेटा +Q और एक पॉइंट चार्ज है +9Q, ये दोनों d डिस्टेंस की दूरी पे रखे हुए हैं। तो कह रहा है कि मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे वैनिश हो जाएगी। तो देखो ये कैसे फाइंड करते हैं, पहली बात तो ये आता है कि नल पॉइंट हमें इस लाइन ज्वाइनिंग के बीच में मिलेगा या नल पॉइंट मुझे इस लाइन ज्वाइनिंग के आउटसाइड मिलेगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो अगर मेरे पास ये दोनों प्लस चार्जेस हैं, मैं सपोज करो यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ जहां पर मेरे को नल पॉइंट ढूंढना है। तो इस ए पॉइंट पे देखो बेटा, इसका नाम ले लेते हैं P और इसका नाम लेते हैं Q। +Q चार्ज की वजह से यानी P की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी EP। जो Q है यानी 9Q वाला जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी यानी इधर की तरफ EQ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में तो है, तो मेरे को जब वेनिश इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है किसी पॉइंट पे तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होंगी। कैंसिल आउट करने के लिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में तो है। अब वो पॉइंट ढूंढो जहां इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाए, क्यों, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये एक दूसरे को वैनिश आउट कर देंगी। तो इसका मतलब जब भी तुम्हारे पास सेम चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उन्हीं उसी लाइन एक्स के बीच में जो इनको ज्वाइन कर रही होंगी। वहीं अगर मैं बात करूं, सपोज करो अगर तुम्हारे पास एक चार्ज प्लस का है और एक चार्ज नेगेटिव का है, अब तुम यहाँ पर फिर से ढूंढने लगे कि नल पॉइंट कहाँ मिलेगा। करेक्ट। सपोज यहाँ पर तुमने सोचा कि यहाँ पर देखते हैं कि नल पॉइंट मिल रहा है। अब देखो ईपी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। अब ई क्यू के पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हुई ई क्यू। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा दोनों की वजह से ऐड हो रही है। तो जब तुम्हारे पास अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो इन दोनों के बीच में कभी भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो जब अपोजिट चार्जेस हों तो नल पॉइंट ढूंढने के लिए इस लाइन एक्सिस के बाहर जाना पड़ेगा। तो किसकी तरफ जाओगे? जो तुम्हें नल पॉइंट मिलता है वो मिलता है छोटे चार्ज की तरफ, यानी स्मॉल चार्ज की तरफ। तो नल पॉइंट स्मॉल चार्ज की तरफ मिलेगा तो तुम यहाँ पर कोई पॉइंट लेट कर सकते हो जो इससे एक्स दूरी पे होगा और यहाँ पर आप पॉइंट फाइंड कर लो। ठीक है। तो ये तो रहा कि इलेक्ट्रिक नल पॉइंट मिलेगा कहाँ, उसी लाइन पे मिलेगा या बाहर जाना पड़ेगा। तो सेम चार्जेस हैं तो उसी लाइन पे मिल जाएगा, अगर अलग चार्जेस है तो बाहर जाओगे। ठीक है। यहाँ से अब आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे देखो, ये पॉइंट मान लेते हैं जो मैंने लिया है ये यहाँ से एक्स दूरी पे है तो इस वाले से ये डी माइनस एक्स हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू बराबर होगा। तो पी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ के क्यू बाय एक्स स्क्र। और क्यू की वजह से कितना होगा के 9 क्यू बाय डी माइनस एक्स का होल्स। के क्यू से के क्यू कट गया, मैं 9 को यहाँ 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ और इसको मैं x अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये यहाँ से कैंसिल हो गया। दिस विल कम्स आउट 3x इक्वल्स टू डी माइनस एक्स और दिस विल 4x इक्वल्स टू डी एंड x जो आया वो आया मेरा d/4। x जो मेरा निकल के आया, आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने। के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है। नहीं आई थिंक ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना? ठीक है, कोई एरर नहीं है। तो एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लो। के क्यू और 9 यहाँ आ जाएगा एक्स आई थिंक ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर से एक बहुत इजी क्वेश्चन, पोटेंशियल के ऊपर एक सवाल आ गया। ये एक हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है, यानी यहाँ पर फिर से एक शेल की बात हो रही है जिसका रेडियस तुम्हें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। और इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो दिया हुआ है 120 वोल्ट। तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है ना उसकी वैल्यू मेरे पास होती है के कैपिटल क्यू बाय आर। ठीक है। आर यानी तुम्हारा जो ये इसकी रेडियस है। अब ये कह रहा है कि मुझे पोटेंशियल बताओ कि जब 5 सेंटीमीटर पे होगा तो कितना होगा फ्रॉम द सेंटर, 15 सेंटीमीटर पे होगा तो क्या होगा। तो देखो जो 5 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है वो इनसाइड लाई कर रहा है और जो 15 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है वो आउटसाइड लाई कर रहा है। तो इनसाइड पोटेंशियल वही रहेगा जो तुम्हारे सरफेस पे होता है। तुम कोई भी पॉइंट ले लो इस शेल के अंदर, कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, जहां तुम्हारा मर्जी वहां कोई भी पॉइंट ले लो, वही पोटेंशियल रहेगा जो उसके सरफेस पे है। तो यानी इनसाइड पोटेंशियल 120 रहने वाला है। तो 10 सेंटीमीटर पे 120 और 5 सेंटीमीटर पे 120, तो और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है। अगर 5 सेंटीमीटर का निकालना की जरूरत है नहीं 15 सेंटीमीटर पे, अगर 15 सेंटीमीटर पे भी निकालना है तो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट, टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ऑफ 10 ग्राम each with charges 2 and minus 2 microcoulomb are attached to the two ends of a very light rigid rod of length 20 centimeter. The arrangement is now placed near a infinite conducting charge sheet, यानी एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग चार्ज शीट है। ठीक है। जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी भी दी हुई है, यानी आपको यहाँ पे सिग्मा गिवन है 100 माइक्रो पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये कह रहा है कि दो जो बॉल्स हैं वो कितना एंगल बना रही है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मान लेते हैं इस पे -2 माइक्रो चार्ज है और इस पे +2 माइक्रो चार्ज। ठीक है। इनके मासेस भी, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रही है वो बना रही है ये 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री
बनानी। तो ये भी तुम्हारा देखो डाइपोल की तरह एक्ट करेगा, कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं और छोटे से डिस्टेंस पे ही रखे हुए हैं, जो कि 20 सेंटीमीटर तुम्हें दिया हुआ है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही प्लेस्ड है। तो यहाँ पर तुमसे पूछा भी टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क ऑन द डाइपोल सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, पी साइन थीटा। तो अगर इसका डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में है, तो पी और ई के बीच में बनने वाला एंगल 30 डिग्री होगा। तो पी ई साइन 30 डिग्री, ठीक है। आप डाइपोल निकाल लोगे, कितना लिखोगे, 2 × 10⁻⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है आपको। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से फाइंड करोगे। साइन 30 डिग्री आप निकाल सकते हो 1/2। सिग्मा दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, यहाँ से इजीली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू। तो क्या आंसर आएगा यहाँ से आपको, यू विल गेट द वैल्यू 1.1410। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक सब्सटेंस इज नॉट जीरो। तो कह रहा है नॉन नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर सब्सटेंस इज नॉट जीरो इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो तुम्हारे पास डाइपोल मोमेंट जीरो ही रहती है। तो ये ऑप्शन तुम्हारा फॉल्स हो गया, ये गलत बात है। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, बट नेट डाइपोल मोमेंट मस्ट बी जीरो। सेकेंड क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफरेंट permanent dipoles on a polarization substance are oriented in random direction। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होती है तो जो डाइपोल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है, तो ए गलत और आर करेक्ट। ठीक है, फिर से तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है फ्लक्स का। तो देखो, फ्लक्स और डाइपोल अगर मैं कंक्लूड करूं कि सवाल सबसे ज्यादा कहाँ से आए हैं, तो सिर्फ डाइपोल और फ्लक्स और फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फेयर का कितना होगा, शेल का कितना होगा, इनफाइनाइट चार्ज शीट का कितना होगा, कंडक्टिंग शीट का कितना होगा, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं 25 में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन दिया हुआ है, फ्लक्स एक्स जेड प्लेन में है। तो देखो क्या होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला मेरे पास एक और होता है ई डॉट ए। ठीक है, ई डॉट ए। देखो, अगर मेरे को फ्लक्स चाहिए, जो कि यहाँ पर मिल भी रही है, कि जो फ्लक्स की वैल्यू है वो आपको दी भी हुई है 6 नैनोमीटर स्केल। ठीक है, अब देखो तुम्हारा जो प्लेन, जो तुम्हारा सरफेस रखा हुआ है वो एक्स जेड प्लेन में है। और अगर तुम्हारा सरफेस एक्स जेड प्लेन में है, सपोज करो ये मेरा एक्स है और ये जेड है, और यहाँ पर मेरा वो रेक्टेंगुलर प्लेन रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर मस्ट बी द परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अगर एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स वो वाई डायरेक्शन में होगा। तो यानी एरिया वेक्टर वाई में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो, बस। यहाँ यही आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, एरिया वेक्टर ही आइडेंटिफाई करना था, तो यहाँ पे लिखोगे ए इंटू वाई कैप। ठीक है, फाई कितना दिया हुआ है, 6, यानी ये 6 तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये 6 किसके बराबर होगा, देखो, अगर आई का क्रॉस, अगर आई का डॉट करोगे वाई के साथ तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 4 के साथ यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम 4a इंटू 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ से 6/4 इंटू 10⁻³ और a। तो ये तुम्हारा 3/2 10⁻³ 3/2 यानी 1.5 इंटू 10⁻³ और ये यहाँ से लिख सकते हो तुम इसको क्या, 15 इंटू 10⁻⁻सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया यहाँ से 15। ठीक है, तो इजी इजी क्वेश्चंस आए हैं, आराम से कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तुमने काफी बार तुम लोगों ने किया होगा। एक स्मॉल बॉब, यहाँ पे बस बैलेंसिंग करते हैं इस क्वेश्चन में, फोर्स को बैलेंस करना आना चाहिए, अपने आराम से कर लोगे। तो अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है और ये भी प्लस का चार्ज है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे यहाँ लगेगा F अपॉन में वेट है इसके पास, तो mg लगेगा, सॉरी। अगर यहाँ पर एक टेंशन है तो यहाँ पे टेंशन लगेगी, क्योंकि स्ट्रिंग है। कॉम्पोनेंट्स कर सकते हो, ये 45 डिग्री का है तो ये यहाँ पर t का कॉम्पोनेंट बन जाएगा cos 45। ठीक है, और यहाँ पर एक और कॉम्पोनेंट बन जाएगा t का sin 45 डिग्री।
ये लो, निकालना क्या है तुम्हें, दस इफ स्ट्रिंग सबटेंड एन एंगल दिस विद द शीट ऑफ द इक्विलेट द चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट, यानी एफ ई निकालना है। एफ ई क्या होगा यहाँ से तुम्हारा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, इस चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो यानी बस आपको यहाँ से एफ ई कैलकुलेट करना है और यू विल गेट योर आंसर। तो बैलेंस कर दो, देखो टी साइन 45 डिग्री अपॉन टी कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी। तो टी से टी कट गया, 10 45 यानी 1 हो गया, तो यहाँ से एफ ई जो है तुम्हारा एम जी के बराबर आ गया। ये लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एम जी के बराबर आ गया। तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट इसको एम जी के बराबर लिख दो, और तुम्हें मास गिवन है, ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, बस तुम्हें यहाँ से सिग्मा फाइंड करना है। कर लोगे ये क्वेश्चन, आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बहुत आराम से आएगा ये, और इसका सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर विल बी योर आंसर, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, कि दो इनफाइनाइट प्लेन शीट हैं, टू प्लेट्स आर यूनिफॉर्मली चार्ज विद दिस, यानी इसके ऊपर प्लस सिग्मा है और इसके ऊपर -2 सिग्मा है। बीच में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक चार्ज, वो कितना करेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि इस पर, इसके दो साइड होंगे इस शीट के, एक तो ये आगे की तरफ जो तुम्हें दिख रहा है और एक पीछे की तरफ होगा चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर भी एक तुम्हें जो शीट आगे की तरफ दिख रही है और एक इसके पीछे की तरफ। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि बीच में तुम्हारे पास जो शीट है उनके ऊपर चार्ज, उसके ऊपर कितना सिग्मा बनेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि हम आउटसाइड पे निकाल सकते हैं कि आउटसाइड पर कितना चार्ज आएगा। मतलब सपोज करो ये दो प्लेट है, ऐसे ये एक प्लेट है, यहाँ पर ऐसे ही ये एक और प्लेट है। ठीक है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि इस प्लेट पे चार्ज और इस प्लेट पे चार्ज, तो यानी इसके इस वाले फेस पे, आगे वाले फेस पे, और इसके आगे वाले फेस पे जो चार्ज आता है वो सिमिलर चार्ज आता है। ठीक है, वो तब आइडेंटिफाई करेंगे कि आउटर प्लेट्स पे कितना आएगा। तो लेट्स आउटर्स का निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, तुम्हारे पास जितना भी टोटल चार्ज है वो उसका एवरेज कर दो, यानी सिग्मा, दूसरे पे माइनस, ये तुम्हारा आएगा आउटसाइड। ठीक है, ये आउटसाइड शीट पे आएगा, तो सिग्मा दूसरे पे -2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2, हम एवरेज ले रहे हैं। अब ये मत करना कि अगर मेरे पास 3 शीट होंगी तो डिवाइडेड बाई 3 करोगे, नहीं, डिवाइडेड बाई हमेशा 2 ही करते हैं। और इससे तुम क्या फाइंड करते हो, आउटसाइड का सिग्मा या आउटसाइड का चार्ज। तो ये मेरे पास कितना आया, देखो सिग्मा में से -2 सिग्मा चला गया, तो ये आया मेरे पास -σ/2। ठीक है, तो इसका मतलब बाहर जो चार्ज आया वो आया -σ/2, और इसके ऊपर टोटल सिग्मा कितना था इनिशियली, +σ। तो बेटा +σ में से -σ/2 बाहर चला गया, तो अंदर कितना बचेगा, इसके अंदर वाली शीट पे कितना चार्ज आया, प्लस का 3σ/2। ऐसे ही बी के आउटसाइड, देखो आउटसाइड पे हर प्लेट पे इतना ही बटेगा, तो बी की आउटसाइड वाली पे भी कितना चार्ज आएगा, ये -σ/2। तो यहाँ से ये -σ/2 का चार्ज आया। ये फॉर्मूला होता है कि अगर मेरे पास 3 शीट भी होती ना ऐसे, मान लो ये सिग्मा है, ये 2 सिग्मा है, ये 3 सिग्मा है, तो सबकी आउटर प्लेट, यानी इसके ए, यहाँ पर बी, और इसकी सी, सब सॉरी, ये बी का तो आउटर प्लेट नहीं है, आउटर प्लेट बनेगी अब तुम्हारी ए और सी। तो इनकी आउटर प्लेट्स पे भी कैसे निकालते तुम, सिग्मा +2 सिग्मा +3 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आउटर प्लेट्स का चार्ज है। और इनर प्लेट्स पे आप चार्ज कंजर्वेशन से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस पर इसका टोटल चार्ज -2 सिग्मा है, बाहर -σ/2 आ गया, तो यहाँ पर इसके इनर प्लेट पे कितना चार्ज आया, -3/2 सिग्मा। तो ये मेरे पास इनिशियल चार्ज डेंसिटी बनी। तो इनसाइड देख लो आप, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और नेगेटिव की वजह से भी इधर होगी, तो कितना आया चार्ज, σ/2 एप्सिलॉन, बताओ 3σ/2 तो एफ फोर्स के क्या लिखोगे, F इक्वल्स टू QE। तो चार्ज आपका Q दिया हुआ है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे ये, 3σ/2 एप्सिलॉन, बताओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से आया। चार्ज डेंसिटी आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, अंदर वाली प्लेट्स की और बाहर वाली प्लेट्स की। इजी, ये देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ABCD पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना इन प्लेट्स की वजह से निकाल लेते हैं। देखो प्लेट्स पे ए की वजह से, पहले इस प्लेट का नाम दे दो 1 और इस प्लेट का नाम दे दो 2।
ठीक है। इस प्लेट पे देखो सी पॉइंट पे फर्स्ट वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, फर्स्ट वाली प्लेट की वजह से, और सेकंड वाली प्लेट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी सी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे देखो पहली वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हुई E1, और टू वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो गई E2। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, डिस्टेंस पे वेरी नहीं कर रही। सिमिलरली फॉर ए, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इसने भी कैंसिल आउट कर दिया। डी पॉइंट पे E1 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी और E2 की वजह से भी आउटसाइड होगी, तो यहाँ पर ये दोनों ऐड होगी। तो इसका मतलब ये पता चला कि अभी तक E1 बी और ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है। ठीक है, ए और बी पे अभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई। अब देखते हैं जरा इस स्फेयर की वजह से क्या सीन क्रिएट हो रहा है। देखो ये मेरे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, तो जितना इस स्फेरिकल बॉडी से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो यानी ए पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट कर रहा होगा, ए पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस स्फेयर की वजह से आने वाली है। ठीक है, इस स्फेयर की वजह से आने वाली है। तो यानी इस स्फेयर पे की ए ज्यादा नजदीक है, तो यानी ए की पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बी से तो ज्यादा ही होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी। तो मेरे इस तरीके से ऑप्शन नंबर फोर्थ गलत हो गया और ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत हो गया। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन बचे, सेकंड और थर्ड, जहां पे एक को ज्यादा बताया गया। अब देखते हैं सी और डी पे। तो देखो अब सी और डी से देखो, डी इस स्फेयर के डी ज्यादा नजदीक है, इस स्फेयर के डी ज्यादा नजदीक है। तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस चार्ज है तो आउटसाइड ही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी ड्यू टू दिस स्फेयर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी ड्यू टू स्फेयर। बट डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से सिर्फ दो है और ये वाली डिस्टेंस यहाँ पर ये पूरा डिस्टेंस है, यानी इसका मतलब सी पर जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू दिस स्फेयर वो कम हो जाएगी, कम होगी, डी के बराबर तो नहीं आ रही। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सी और डी पर सेम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाता है और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है, क्योंकि सी और डी की इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलर तो नहीं है। सारा खेल इस स्फेरिकल बॉडी ने चेंज कर दिया। तो ये भी बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही है। क्या कहता है सवाल? द आउटर बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज मेड ऑफ मेटल, ठीक है, विच प्रोटेक्ट पर्सन सिटिंग इनसाइड फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग का क्वेश्चन होता है, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। तो अगर आप अपनी गाड़ी के अंदर भी बैठे रहोगे तो भी आपको इलेक्ट्रिक लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं करेगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, बिल्कुल ये इसी का ही एप्लीकेशन है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर। अगेन ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ए एंड बी के बीच में। देखो ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो आपसे पूछा है बी ए माइनस बी बी कितना होगा। तो देखो अगर यहाँ पर मैं बात करूं, अगर ये कंडक्टिंग प्लेट शीट में है तो जरूर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही रही होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर आप परपेंडिकुलर मूव करते हो तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करने पे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। जब आप या तो पोटेंशियल के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करो तो चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ वी ए माइनस वी बी जो है, ए को आप यहाँ से बी सी माइनस वी बी भी लिख सकते हो, सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, ओके। तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ बी सी माइनस बी बी किसके बराबर होता है, ई डॉट इलेक्ट्रिक डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 4। तो यानी मेरे को अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या बोला है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी है। तो ये वी किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये डिस्टेंस मैं मान लेती हूँ कि डी है, तो वी इक्वल्स टू ई डी के बराबर होगा। अच्छा ये भी दिया हुआ है, ओके नाइस, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वी इक्वल्स टू ई 10। तो यहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, V/10। तो ये उठा के सीधा यहाँ रख दो, वी सी माइनस वी बी इक्वल्स टू V/10 इंटू 4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2/5 पी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट तुम्हारे पोटेंशियल के ऊपर था। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या करा है कि एक सर्कुलर लूप है जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है एंड इसकी रेडियस
जो है a/√2 दी हुई है तुम्हें। Find the position along the positive z axis of the Cartesian coordinate system where the electric field is maximum if the ring is assumed to be placed in the xy plane। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x z डायरेक्शन में होगी, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारी रिंग है वो एक्स वाई प्लेन में है, बिल्कुल अगर रिंग एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे मान लो कि ये रिंग जो है ना एग्जैक्टली ऐसे रखी होगी। दिस रिंग मस्ट बी प्लेस लाइक दिस। ठीक है, और ये इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर जेड डायरेक्शन में बिल्कुल देखने को मिलेगी। इसकी रेडियस तुम्हें दी हुई है a/√2। तो ये पूछ रहा है कि वो पॉइंट बताओ जहां पर तुम्हारे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला रिवाइज करते हैं कि रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, मान लो ये एक्स दूरी पे है और मैं यहाँ पर देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अभी बता रही हूँ। सपोज ये रेडियस इसका आर है, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आता है मेरे पास, के कैपिटल क्यू, क्यू इज द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस रिंग अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो dE/dx और उसको 0 के बराबर रखते हो तो यहाँ से आपके पास ई मैक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है r/√2 पे। यानी आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते थे कि ई मैक्सिमम यानी आर, रेडियस यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है a√2 अपॉन √2। तो यानी जब आपका x किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, तब उस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम मिल जाएगी। ठीक है, वेरी इजी। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैज a uniformly charged density lambda, the net flux through a Gaussian cube length is √3 सेंटीमीटर। एक गॉसियन का क्यूब है, एक क्यूब बना लो। ठीक है, ये गॉसियन का आप क्यूब बना सकते हो जिसका मैं साइड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है √3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ द वायर पासिंग थ्रू एनी टू कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब दैट आर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ईच अदर। तो ये कह रहा है कि आप इस वायर को जो तुम्हें दिया हुआ है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, उस ऐसे कॉर्नर से पास करो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, तो देखो कैसे होगा कि यहाँ पर तुम्हारे पास दो डिस्टेंस होते हैं, या तो ये एज लेंथ होगी जो ए है, या तुम्हारे पास सेम डायगनल एडजेसेंट डायगनल की डिस्टेंस होती है जो होती है √2a। तीसरी डिस्टेंस होती है मेरे पास अपोजिट डायगनल्स। दूसरी डिस्टेंस होती है ऑपोजिट डायगनल, यानी दूसरे फेस का डायगनल कितना डिस्टेंस बना रहा है। दूसरे फेस का डायगनल बेटा जो डिस्टेंस बनाता है वो होता है √3 है। तो यानी तुम मान लो कि तुमने इसी डायगनल के अलोंग अपना चार्ज को प्लेस किया हुआ है, तो कितना फ्लक्स इनक्लोज होगा, फ्लक्स इनक्लोज इक्वल्स टू, सॉरी, कितना फ्लक्स आएगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना चार्ज इनक्लोज किया होगा, लैम्डा लेंथ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ ही किसके बराबर है, तुम्हारे डायगनल के बराबर। तो लैम्डा इंटू लेंथ कितनी है, √3। इस डायगनल की लेंथ भी √3a है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये तुम्हारा ए भी किसके बराबर है, ए इज गिवन बाय √3 सेंटीमीटर। तो तुम्हारे पास यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा की वैल्यू गिवन है, आप जस्ट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख सकते हो। कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁻⁹ 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हो गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना है, 8.8। अच्छा, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, सही है, अब नहीं पड़ेगी जरूरत। बस आपको ये यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यू विल गेट योर आंसर बहुत आसानी से। ठीक है, बस ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। समझ में आया क्या किया है हम लोगों ने, सीधा ए की वैल्यू को रखा है ना, कि इसने बोला है कि हमें ये उस वाले डिस्टेंस पे इस इनफाइनाइट चार्ज को रखना है जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे हो। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे क्यूब में अपोजिट कॉर्नर्स का डायगोनल होता है, यानी √3 है। तो बस वहां पे तुम्हें लेंथ को √3a के बराबर करना। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट पार्ट इज, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी देखो ये तुम्हारे पास क्या है, एक आर्क है, ये आर्क दी हुई है तुम्हें ए बी। ठीक है,
इस एबी की वजह से जो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है वो बोला गया है इस डायरेक्शन में, बिल्कुल है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके मैग्नीट्यूड ई है। देखो मेरे पास किसी भी आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है 2k λ/r साइन थीटा बाई टू। ठीक है, तो ये 2k λ/r साइन थीटा बाई टू, तो ये एंगल कितना बन रहा है भाई, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बन रहा है, दिस विल कम्स आउट साइन 45 डिग्री, और विच इज योर 1/√2। तो 2k λ/r ये निकल के आएगा 1/√2। तो ये मेरी वैल्यू बनी √2k λ/r। तो ये तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई गिवन है यहाँ पे, ए बी का मैग्नीट्यूड, वो निकल के आया है √2k λ/r। ठीक है, अब देखो, अब इसने पूछा क्या है, इसने तुमसे पूछा है कि इस एबीसी की वजह से क्या बनेगा। तो देखो इस एबीसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये आएगी, प्लस वाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आई। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मान लेती हूँ मैं ये मेरा ई डैश है, तो ई डैश का क्या बनेगा 2k λ/r एज इट इज। इसका एंगल कितना है, ये एंगल है पूरा 180 डिग्री, राइट, 180 डिग्री। 180 डिग्री बाई टू यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मेरा बन हो गया, तो ई डैश आया 2k λ/r। तो ई और ई डैश में तुम्हें वैल्यू पूछी, वो पूछा है कि व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो इसका कितना बन जाएगा आप खुद बता दो। इस टू को मैं लिख सकती हूँ √2 × √2k λ/r, इस √2k λ/r को आप ई लिख दो। तो ई डैश कितना आया, √2 टाइम्स ऑफ। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी। तो ये मेरी √2 ई थी। ठीक है, आई थिंक हमने सारे जितने भी क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट हैं और जिनमें जिसमें कोई भी मिस्टेक जेई की तरफ से नहीं थी, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, ओके बाय एवरीवन। होपफुली आगे भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी, आप लोग देखते रहना।